हेलो हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 31 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हमने अकाउंट्स के लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 12 के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 5th चैप्टर है। आज के लेक्चर में हम साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब तक हम देख रहे थे पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था कि साझेदारी फर्म साझेदारों का विघटन या साझेदार की मृत्यु या साझेदार का नए साझेदार का आना और या साझेदार का सेवानिवृत्ति या मृत्यु होना, तो वो कंडीशन देखी थी। इस बार इस चैप्टर में हम देखेंगे साझेदारी का फर्म का विघटन, क्योंकि जब नया साझेदार आता है या कोई साझेदार सेवानिवृत्त होता है या किसी की मृत्यु होती है तो ऐसी कंडीशन में फर्म का विघटन नहीं होता है, बल्कि साझेदारी जो पार्टनरशिप डीड है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। लेकिन जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो वो उसमें फर्म बंद हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फर्म का समायोजन, जितनी भी पूंजी है उसका समायोजन, लायबिलिटीज़ का समायोजन किस तरह किया जाता है, ये आज के चैप्टर में हम देखेंगे। इसमें मेनली हमें 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं: साझेदारी का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, खातों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि जब फर्म बंद हो जाएगी तो अकाउंट्स के सेटलमेंट करने पड़ेंगे। जितने साझेदार हैं उनको उनका प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा करना, पार्टनर करना पड़ेगा, हिस्सा बनाना पड़ेगा। और लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु के पश्चात साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के संदर्भ में अध्ययन किया था हमने पिछले चैप्टर्स में, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में। ऐसी स्थिति में वर्तमान साझेदारी का विघटन होता है, किंतु फर्म उसी नाम से अपने क्रियाकलापों को जारी रखती है। दूसरे शब्दों में यह साझेदारी का विघटन है, ना कि फर्म का। जैसे कि मान लीजिए XYZ कोई एक फर्म है और उस फर्म में 3 साझेदार हैं, A, B और C। अब मान लीजिए इसमें से B सेवानिवृत्त हो जाता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो A और C के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशो था वो सब चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर A और C इस XYZ फर्म में कोई साझेदार हैं और मान लीजिए किसी समय इसमें कोई B नाम का एक पार्टनर और आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करना पड़ेंगे, समझौते में चेंजेस करना पड़ेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तीनों फर्म का ही विघटन हो जाए, ऐसी कंडीशन में जितने भी साझेदार होंगे, चाहे वो 2 हों या 3 हों या जितने भी साझेदार हों, उन सभी के मध्य खातों का बंटवारा, पूंजी का बंटवारा करना पड़ेगा। अगर फर्म लॉस में है तो फर्म को लिक्विडाइज करने से पहले जितने भी लायबिलिटी है उन सबको चुकाना पड़ेगा। तो उसमें साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहते हैं। इससे आशय है कि साझेदारी की अधिनियम समस्त साझेदारों के मध्य और कुछ साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद में भेद करता है तथा समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। इसमें अगली स्लाइड है हमारी। इस तरह फर्म का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है तथा विघटन के पश्चात फर्म पुस्तकों को बंद करने की गतिविधियों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जब फर्म का विघटन हो जाएगा तो जितनी भी लेखा पुस्तकें हैं, अकाउंट बुक है, बैलेंस शीट है या फिर लेजर अकाउंट्स हैं, इन सभी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है, यानी कि कोई नया पार्टनर आ जाए या किसी पार्टनर की सेवानिवृत्ति हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये सारे अकाउंट बंद नहीं होते हैं, बल्कि इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हमारा तो इसमें पहला टॉपिक है साझेदारी का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के विघटन से साझेदारों के मध्य संबंध पुनर्गठित हो जाते हैं, परंतु फर्म अपने व्यवसाय को पहले की भांति करती है। अब साझेदारी का विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है। पहली कंडीशन इसमें साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जैसे कि हमने शुरुआती लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस किए जाएंगे, यानी कि पार्टनरशिप के समझौते में चेंजेस किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी का विघटन हो जाएगा और नई साझेदारी डीड इस्टेब्लिश की जाएगी, यानी कि नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, उनके लिए नया समझौता बनाया जाएगा। मान लीजिए पहले वो दो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 2:1 के अनुपात में बांट रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि इसको 5:3 कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी। दूसरा, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब
यहाँ दो, मान लीजिए किसी फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी, और उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग बराबर बराबर था 1/1 का। अब लेकिन एक तीसरा पार्टनर आ गया सी नाम का, तो इसमें पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए भी साझेदारी साझेदारी का विघटन हो जाता है और नए साझेदारी डीड का निर्माण किया जाता है। तीसरी कंडीशन है साझेदारों का अवकाश ग्रहण करना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब वही कंडीशन सेम, या तो साझेदार कोई नया आ गया या फिर पुराना साझेदार ही सेवानिवृत्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी साझेदारी का विघटन हो जाता है और समझौते को नए सिस्टम से बनाना पड़ता है, नई कंडीशंस पर बनाना पड़ता है। चौथा है साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये भी जैसे साझेदार की सेवानिवृत्ति और साझेदार की मृत्यु दोनों ही कंडीशंस में सेम कंडीशन अप्लाई रहती है और पार्टनरशिप डीड का नए सिरे से निर्माण किया जाता है। अगली कंडीशन है इसमें साझेदार का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में जब उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाए, इसलिए आप ईपीएफओ के एग्जाम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो कि हाल ही में आया था उसको जरूर देखिए, और एक सरफेसी एक्ट, बैंक से संबंधित है सरफेसी एक्ट, उसको भी जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कंपनी से रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, इनके अकॉर्डिंग उसको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन सब का विघटन किया जाता है सरफेसी एक्ट के थ्रू। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसी तरह इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारे आपको ठीक से पढ़ने हैं। इसमें छठी कंडीशन है निर्दिष्ट कार्य का समापन यदि साझेदारी इसी के लिए गठित की गई है, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर दैट। सातवीं कंडीशन है साझेदार की अवधि का समापन यदि साझेदार एक निर्धारित समय अवधि के लिए की गई थी, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इफ पार्टनरशिप इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब साझेदारी फर्म का विघटन या फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का विघटन देख लेते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से या न्यायालय के दखल के बिना या इस खंड में बाद में वर्णित अन्य तरीकों से हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन अवश्य हो जाएगा, यानी कि साझेदारी का विघटन होने पर यह जरूरी नहीं है कि फर्म का भी विघटन हो जाए, पर अगर फर्म का विघटन हो रहा है तो साझेदारी का ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। जब फर्म ही बंद हो रही है तो फिर साझेदार क्या करेंगे, साझेदार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे। हालांकि साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन को नहीं दर्शाता है। अब फर्म का विघटन निम्न में से किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इनमें से किसी भी कंडीशन पर हो सकता है। पहला है समझौते द्वारा विघटन, यानी कि फर्म का विघटन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। पहला, सभी समझौतों की सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा, यानी कि जितने भी साझेदार हैं वो आपसी सहमति के बाद ये निर्णय लें कि फर्म को विघटित किया जा रहा है या फर्म को डिस्क्लोज या लिक्विडेट किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन है साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जितने भी पार्टनर हैं उन सबके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि हम फर्म को विघटित कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फर्म का विघटन हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन आती है कि अनिवार्य विघटन। कौन सी? कंपलसरी कंडीशंस होती हैं, कंपलसरी कंडीशंस जिसमें फर्म का विघटन किया जाता है। जैसे फर्म का अनिवार्य विघटन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। पहला, जब कोई साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं, कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं या किसी अनुबंध को करने में अक्षम हो जाएं। यानी कि अगर मान लीजिए 3 साझेदार हैं X, Y, Z और इसमें से एक साझेदार दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अनिवार्य है फर्म का विघटन करना, बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा, वरना इसमें न्यायालय कोर्ट अपना दखल कर लेता है। दूसरी कंडीशन है जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, यानी कि फर्म किसी इलीगल एक्टिविटीज में संलिप्त पाई जा रही है, इलीगल एक्टिविटीज में। तीसरी कंडीशन है जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, यानी कि कंडीशन ही ऐसी पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का जो व्यवसाय है वो गैर कानूनी हो जाए। मान लीजिए कोई फर्म किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो प्रोडक्ट पहले किसी भी लाइसेंस वाले प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन अचानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रावधान करती है कि जो ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है इसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है, तो ऐसी कंडीशन में बिना लाइसेंस के ये फर्म का व्यवसाय इलीगल घोषित हो जाएगा। अब जब एक साझेदार ऐसे देश का नागरिक हो जिसका भारत के साथ युद्ध घोषित हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी साझेदारी का विघटन अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। अब एक तीसरी कंडीशन, अनिश्चितता की स्थिति में, अनसर्टेनिटी की स्थिति में क्या होगा? साझेदारों के बीच अनुबंध की स्थिति में फर्म का विघटन। इसमें पहली कंडीशन है
कि यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित की गई है फर्म, तो उस अवधि के समापन पर, यानी कि फर्म को बनाया ही किसी निश्चित पीरियड के लिए था, यानी कि पहले ही पार्टनरशिप डीड में ये डिस्क्लोज कर दिया गया था कि पहले ही पार्टनरशिप डीड में ये डिस्क्लोज किया गया था कि फर्म को कितने समय के लिए बनाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी पार्टनरशिप डीड के समय के समाप्त होने पर पार्टनरशिप ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन इसमें है, दूसरी कंडीशन, यदि एक या अधिक उपक्रम इसमें गठित हैं तो उसके पूरा होने पर। तीसरी कंडीशन होगी साझेदार की मृत्यु पर। और चौथी कंडीशन साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर ऐसा अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। अगली है सूचना द्वारा विघटन। इंफॉर्मेशन के जरिए अगर सूचना देकर फर्म का विघटन किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन। स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त करता है, यानी कि कोई एक साझेदार या सारे साझेदार आपस में इच्छा व्यक्त करें कि साझेदार फर्म का विघटन किया जाना है, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म को विघटित डिसोल्यूशन फर्म का किया जा सकता है। और अगली कंडीशन है न्यायालय द्वारा विघटन, यानी कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के इंटरप्शन से एक साझेदार की याचिका पर निम्न स्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। पहला, जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे। दूसरा, जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो जाए। और तीसरा, जब कोई साझेदार कुप्रबंधन का दोषी हो जिससे कि फर्म के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो। मान लीजिए XYZ ये 3 साझेदार हैं किसी फर्म में, कोई फर्म ABC है, इसमें ये 3 साझेदार हैं। तो इसमें से X जो है मानसिक रूप से अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तो ऐसी कंडीशन में अब उसकी सहमति से, अब जब एक इंसान ने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है, तो अब कोई पार्टनरशिप डीड, नया कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया जा सकता इन तीनों के बीच, क्योंकि एक अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों में से कोई एक या दोनों न्यायालय के समक्ष रिट दायर कर सकते हैं और फर्म का विघटन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जब कोई इनमें से कोई एक साझेदार अपने कर्तव्यों को पालन करने में अक्षम हो, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इन तीनों ने आपस में डिवाइड की हैं, उसमें से कोई भी एक साझेदार अगर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में असमर्थ है, तो बाकी के 2 साझेदार या कोई भी एक साझेदार आपस में तय करके कोर्ट की शरण ले सकता है और कोर्ट के माध्यम से फर्म का विघटन कर सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, जब कोई साझेदार कुप्रबंधन का दोषी हो, यानी कि किसी ने मिसमैनेजमेंट किया है, इन तीनों में से कोई मिसमैनेजमेंट करता है साझेदारों में से, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म का विघटन अनिवार्य रूप से किया जा सकता है। अब है जब कोई साझेदार जानबूझकर साझेदारी अनुबंधों का उल्लंघन करता है। 5वां, जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर देता है। छठी कंडीशन है जब फर्म को व्यवसाय चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ ना हो, यानी कि जब फर्म को लगातार लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा जैसे किंगफिशर एयरलाइंस लगातार हानि हो रही है, तो इसका मतलब फर्म को बंद कर दिया जाएगा। या कोई भी कंपनी, जाहिर सी बात है, अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो नहीं करेगी कोई भी फर्म, तो इसलिए फर्म बंद हो जाती है। जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्याय संगत समझे, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म को विघटित किया जा सकता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 कंडीशन अलग अलग होती है, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में देखा था, तो उसमें हम देख रहे थे कि किसी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, या फिर किसी नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन या साझेदारी का पुनर्गठन, ऐसी कंडीशन जो होती है वो पार्टनरशिप डीड में कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया जाता है, वहाँ उसकी कंडीशंस को चेंज किया जाता है। लेकिन जो साझेदारी फर्म का विघटन होगा, यहाँ फर्म के विघटन की बात हो रही है, यानी कि अब फर्म आगे व्यवसाय नहीं करेगी। जब साझेदारों का पुनर्गठन होता है या कॉन्ट्रैक्ट का पुनर्गठन होता है, तो फर्म आगे व्यवसाय अपना चालू रखती है। लेकिन फर्म के विघटन पर जब फर्म ही विघटित हो जाए, तो जाहिर सी बात है फर्म का व्यवसाय बंद हो रहा है। तो अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन। इसमें पहला आधार जो है अंतर का, व्यवसाय की समाप्ति। अब मान लीजिए व्यवसाय समाप्त हो रहा है, साझेदारी का विघटन में व्यवसाय का समापन नहीं होता। अगर साझेदारी का विघटन हो रहा है तो इसमें व्यवसाय समाप्त नहीं होगा। और साझेदारी फर्म का विघटन अगर हो रहा है, अगर फर्म विघटित हो रही है, तो फर्म का व्यवसाय बंद हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है या दूसरा आधार, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की व्यवस्था। तो अगर साझेदारी का विघटन हो रहा है, यानी कि अगर पार्टनरशिप्स का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, तो परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन किया जाएगा, और नया तुलन पत्र यानी कि नई बैलेंस शीट तैयार की जाएगी।
लेकिन अगर फर्म को विघटित किया जा रहा है तो परिसंपत्तियों का विक्रय किया जाता है, जितने भी एसेट्स होंगे उसको बेच दिया जाएगा, सेल आउट किया जाएगा और दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। यानी कि कंपनी पर जो भी लायबिलिटीज होंगी वो कंपनी के एसेट बेचकर पूरी की जाएंगी। अब न्यायालय का हस्तक्षेप साझेदारी के विघटन के केस में नहीं होता है। यानी कि अगर पार्टनरशिप चेंजेस हो रही हैं, यानी कि 3 में से 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर सेवानिवृत्त हो रहा है, या फिर 2 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि वो जो मौजूदा पार्टनर हैं वही अपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर लेंगे। तो क्योंकि साझेदारी का विघटन आपसी सहमति के द्वारा होता है। लेकिन अगर फर्म का विघटन हो रहा है, पूरी की पूरी फर्म ही विघटित हो रही है, तो इसमें न्यायालय के आदेश द्वारा ये किया जाता है, इसमें न्यायालय का आदेश कंपलसरी हो जाता है। अब आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, यानी कि अगर साझेदारी का विघटन हो रहा है तो आर्थिक संबंधों में क्या परिवर्तन होता है? साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध जारी रहते हैं किंतु परिवर्तित रूप में। जैसे कि XYZ 3 साझेदार हैं, इसमें से Y सेवानिवृत्त हो जाएगा। अगर हो जाता है तो X और Z के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो था उसमें चेंजेस हो जाएंगे, या फिर इनकी सहमति के अनुसार ही ये पुराने ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो पर ही काम करते रहेंगे। तो ऐसे इनके आर्थिक संबंध आपस में बने रहेंगे, या फिर ये कुछ चेंजेस करने के बाद भी इसमें बने रहेंगे। लेकिन अगर फर्म का विघटन हो रहा है तो साझेदारों के आर्थिक संबंध समाप्त हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस ही खत्म हो जाएगा, तो आर्थिक संबंध कैसे रहेंगे? और लास्ट इसमें आधार होता है पुस्तकों का बंद होना। अब क्योंकि साझेदारों का जब विघटन होता है, यानी कि नए साझेदारों का आने पर या किसी साझेदार के सेवानिवृत्त या मृत्यु हो जाने पर साझेदारी में पुनर्गठन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बैलेंस शीट में चेंजेस नहीं, मतलब बैलेंस शीट क्लोज नहीं होती है, लेजर अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं, कुछ भी क्लोज नहीं होता है। इसलिए व्यवसाय के समाप्त ना होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि पुस्तकें बंद नहीं की जाती। लेकिन अगर साझेदारी फर्म का ही विघटन हो गया, मान लीजिए कोई कंपनी ही बंद हो गई, जब किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गई, तो अब इसका कैपिटल अकाउंट भी जाहिर सी बात है ओपन नहीं रहेगा, ये भी एक्टिव नहीं रहेगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो बहियों को इसमें बंद कर दिया जाता है, जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। अगला है खातों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। फर्म का विघटन होने पर फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है और खातों का निर्धारण कर दिया जाता है। इसके लिए फर्म अपनी परिसंपत्तियों का निपटारा, अपने विरुद्ध सभी दायित्वों का भुगतान कर देती है। यानी कि फर्म के ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज अपने एसेट्स को बेचकर पूरा कर देगी। फर्म की जाहिर सी बात है, जब विघटन होगा तो फर्म के एसेट्स बिकेंगे, जितने भी कैपिटल एसेट्स हों वो उसके बेचे जाएंगे, और उसको बेचने के बाद अगर फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी की भरपाई इसके एसेट्स को बेचकर की जाएगी। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार निम्न नियम लागू होंगे। हानियों का व्यवहार, यानी कि लॉसेस का बिहेवियर क्या होगा ऐसी कंडीशन में? हानि पूंजी में कमी सहित देय होंगे, यानी कि हानि अगर है तो कैपिटल अकाउंट्स में जाहिर सी बात है कंपनी के फर्म के कैपिटल अकाउंट में कमी आएगी। यानी कि पहले जो हानि है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? लाभ में से। अगर फर्म का जो प्रॉफिट अकाउंट था, प्रॉफिट अकाउंट में से वो कैपिटल अकाउंट जो था उसमें जितना भी प्रॉफिट जा रहा था उस अकाउंट से हानि की भरपाई की जाएगी। अगर कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी की भरपाई पहले तो कैपिटल अकाउंट से की जाएगी, यानी कि उसके प्रॉफिट अकाउंट से। दूसरा, अगर उससे भी पूरी नहीं हो रही है तो साझेदारों की पूंजी में से, यानी कि साझेदार जितने भी थे XYZ जितने भी साझेदार थे इसमें, इनके जो कैपिटल अकाउंट, इनकी जो पूंजी थी, ये जो प्रॉफिट शेयर ले रहे थे अपना हर साल, तो इनकी पूंजी में से इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार, उसी अनुसार इनकी पूंजी में से इस हानि की भरपाई करी जाएगी। और फिर भी अगर लायबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, अंततः यदि आवश्यक हो तो साझेदारों द्वारा अपने अपने लाभ विभाजन अनुपात में व्यक्तिगत रूप से, अब जितना भी इनका लाभ विभाजन अनुपात था उसको उसके अनुसार ये व्यक्तिगत रूप से इस नुकसान की भरपाई करेंगे। अब परिसंपत्तियों का उपयोग, फर्म की परिसंपत्तियां साझेदारों द्वारा पूंजी में कमी को पूरा करने के लिए किए गए अंशदान सहित निम्न प्रकार तथा क्रम से प्रयुक्त होंगी। पहली है इसमें फर्म के ऋण का अन्य पक्षों को भुगतान, यानी कि फर्म के जितने भी लोन्स थे उनका जो जितने भी अदर पक्ष हैं उनको भुगतान किया जाएगा। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम जो कि पूंजी से अलग हैं, उदाहरणार्थ साझेदार के ऋण को प्रत्येक साझेदार को अनुपातिक भुगतान करेगा। तीसरा है पूंजी खाते में जो साझेदार को देय है प्रत्येक साझेदार का अनुपातिक भुगतान होगा। और चौथा, शेष राशि यदि कोई है सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित होगी। इस तरह परिसंपत्तियों में से वसूल की गई राशि और साझेदारों से अंशदान के साथ यदि आवश्यक हो
तो इसका उपयोग सर्वप्रथम फर्म के बाह्य दायित्वों के भुगतान, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो हैं उनको भुगतान, जैसे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स, ऋण, लोन, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो इन्होंने अवेल की थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसको भुगतान किया जाएगा, देय विपत्र आदि के लिए किया जाएगा। अब ये ध्यान रहे कि इसमें सुरक्षित ऋण का भुगतान असुरक्षित ऋण से पहले होगा। राशि का उपयोग साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण तथा अग्रिम के भुगतान के लिए होगा। यदि शेष राशि अपर्याप्त हो तो ऋण का भुगतान आनुपातिक रूप से होगा। आनुपातिक रूप से कैसे होगा? जितने भी साझेदार हैं उनके बीच जो आनुपातिक रूप से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड किया जा रहा है, उसी आनुपातिक रेशो में इसका भुगतान किया जाएगा और बची हुई राशि का उपयोग पूंजी खातों के शेष के निपटान के लिए किया जाएगा। अब यदि अतिरिक्त राशि बचती है तो इसे लाभ विभाजन अनुपात में साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। यानी कि यह सारे भुगतान करने के बाद, यानी कि लायबिलिटीज से फ्री होने के बाद अगर कोई राशि बचेगी तो उसके बाद साझेदारों के मध्य प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार आपस में बांट ली जाएगी। व्यक्तिगत ऋण या फर्म के ऋण। अब इसमें इंडिविजुअल लोन और फर्म के लोन, दो तरह के लोन होते हैं। यानी कि साझेदार जो पर्सनल अपने लिए भी लोन ले सकते हैं और इन साझेदारों के द्वारा जो फर्म चलाई जा रही है, इस फर्म का जो कैपिटल अकाउंट होगा उस फर्म के अलग, क्योंकि फर्म एक इंडिविजुअल एंटिटी है, जैसे कि हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखा था, बिजनेस एंटिटी एक अलग एंटिटी अपने आप में होती है, इसका एक लिविंग एग्जिस्टेंस माना जाता है। लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस एंटिटी को एक अलग एग्जिस्टेंस में माना जाता है। तो फर्म का एक अलग अकाउंट होगा। फर्म के इंडिविजुअल ऋण होते हैं और ये जो व्यक्तिगत ऋण होते हैं वो साझेदारों के ऋण होते हैं। अब जब साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण तथा फर्म के ऋण के साथ साथ होते हैं, वहां अधिनियम की धारा 49 के निम्न नियम लागू होंगे। यानी कि जब साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण तथा फर्म के ऋण साथ साथ हों, यानी कि फर्म के ऋण और साझेदारों के पार्टनर्स के ऋण, लोन अगर साथ साथ हैं तो धारा 49 के अनुसार निम्न नियम लागू होंगे। पहला, फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। यानी कि फर्म के जो एसेट्स हैं, फर्म के एसेट्स जो फर्म की एंटिटी के नाम पर हैं, यानी कि किसी बिजनेस के नाम से कोई भी अगर एसेट है तो उस एसेट्स का प्रयोग, यानी कि उस एसेट को बेचने के बाद सबसे पहले फर्म के ऋणों का भुगतान किया जाएगा तथा आधिक्य राशि यदि कोई हो तो साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित होगी। अब अगर मान लीजिए जो लायबिलिटी इस्तेमाल एसेट को बेचकर मान लीजिए इनको फर्म के पास 100 रुपए आए और इसके ऊपर लायबिलिटीज 80 रुपए थी। अब 80 रुपए की इसने लायबिलिटीज चुका दी, अब 20 रुपए एसेट्स के रूप में फर्म के बचे हुए हैं। अब ये बचे हुए पैसे XYZ जो 3 साझेदार हैं, इन साझेदारों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार ये आपस में अपने इंडिविजुअल ऋणों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं इन 20 रुपयों का। दूसरी कंडीशन क्या है? साझेदार की निजी परिसंपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम उनके निजी ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। अब मान लीजिए फर्म के एसेट्स बेचकर फर्म की लायबिलिटीज पूरी की जा रही हैं। अब फर्म के एसेट्स तो थे 100 रुपये। अब यहाँ दूसरी कंडीशन ले लीजिए कि फर्म के मान लीजिए लायबिलिटीज फर्म के ऊपर 120 रुपये हों, तो 100 रुपये से पहले तो इसके एसेट्स ये लायबिलिटीज पूरी की जाएंगी। अब बचे हुए 20 रुपये जो फर्म के साझेदार हैं इनकी इंडिविजुअल संपत्ति से नहीं लिए जाएंगे। जो भी साझेदार हैं इनकी इंडिविजुअल संपत्ति से पहले इनके इंडिविजुअल ऋणों को पूरा किया जाएगा। यानी कि अगर इन्होंने अपने पर्सनल कुछ लोन ले रखे हैं तो पहले इनकी इंडिविजुअल ऋणों को पूरा किया जाएगा तथा शेष राशि यदि कोई है तो उसका उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उस स्थिति में होगा यदि फर्म के दायित्व फर्म की परिसंपत्तियों से अधिक हैं। अब मान लीजिए यहाँ दूसरी कंडीशन यहाँ चेंज हो जाती है। अब XYZ इन तीनों के 100 रुपये इन तीनों के ऊपर लायबिलिटी है, इन तीनों के ऊपर लायबिलिटी है, लेकिन अब इन्होंने अपने एसेट बेचकर, अपने इंडिविजुअल एसेट बेचकर इनके पास 120 रुपये आ रहे हैं, तो ये 100 रुपये की लायबिलिटीज तो इस 120 रुपये से चुका देंगे। अब जो बचे हुए एक्स्ट्रा 20 रुपये की अमाउंट है उस तीनों को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार आपस में बांटकर जो एक्स्ट्रा फर्म के ऊपर ऋण था 20 रुपये का, उस ऋण को चुकाएंगे। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हैं कि अगर जब फर्म की बारी आएगी तो फर्म के एसेट्स का प्रयोग उसकी लायबिलिटीज के लिए पहले किया जाएगा। यानी कि फर्म के एसेट्स को बेचकर जो फर्म की ये लायबिलिटीज है उसका भुगतान पहले किया जाएगा और इंडिविजुअल के एसेट्स बेचकर इंडिविजुअल की लायबिलिटीज जो हैं उनका पहले भुगतान किया जाएगा। इसी तरह फर्म के एसेट्स बेचने के बाद उसकी लायबिलिटीज में से जो कुछ पैसा बचेगा, एसेट्स का जो कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस बचेगा, उससे पार्टनर्स के इंडिविजुअल भुगतानों की भरपाई की जाएगी। इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि इंडिविजुअल पार्टनर्स के जो लोन होंगे उनसे पहले इंडिविजुअल जो पार्टनर्स हैं उनके एसेट्स को बेचकर
उनके लोन की भरपाई की जाएगी, लायबिलिटीज की भरपाई की जाएगी, और उससे जो सरप्लस बचा रहेगा उनके एसेट्स का, पार्टनर्स के एसेट्स का, पर्सनल एसेट्स का जो सरप्लस बचा रहेगा उससे फिर फर्म के भुगतान, एसेट्स लायबिलिटीज का भुगतान किया जाएगा। अब साझेदारों की निजी परिसंपत्तियों में उसकी पत्नी और बच्चों की निजी परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो फर्म है उसमें जो भी पार्टनर हैं उनकी बच्चों की जो निजी संपत्ति है, बच्चों की और पत्नी की संपत्ति, उसको फर्म के साझेदार की संपत्ति नहीं माना जाएगा। यानी कि जैसे कि एक्स वाई जेड, मान लीजिए एक्स वाई जेड ये 3 साझेदार हैं और एक्स की पत्नी है, एक्स की एक पत्नी है, मान लीजिए ए, वाई की पत्नी है बी और जेड की पत्नी है सी। इन तीनों की ये पत्नियां हैं और इनके बच्चे जो हैं, अगर इनकी जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं, इनकी पत्नी की और बच्चों के, इनको इनकी एसेट से अलग कंसिडर किया जाएगा। यानी कि एक्स के इंडिविजुअल ऋणों के भुगतान की भरपाई इसकी पत्नी के इंडिविजुअल एसेट से नहीं की जाएगी। अतः यदि फर्म की संपत्तियां फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति यानी कि निजी परिसंपत्तियों में से निजी दायित्वों को घटाकर इसमें अभिदान किया जाएगा। तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में देकर पूछ सकती है और इसमें आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको 2-3 बार आप लेक्चर को देख सकते हैं। अगला है किसी साझेदार को उसके पूंजी खाते में कमी होने पर योगदान में असमर्थता। यानी कि अगर उसकी पूंजी में कमी है, उसके पास एसेट्स की कमी है, तो कैपिटल अकाउंट में कमी होने पर उसका योगदान जो है उसमें वो असमर्थ है, इनकेपेबल है, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारों के मध्य लेखों के निर्धारण के संबंध में एक ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जब एक साझेदार उसके पूंजी खातों में कमी के प्रति योगदान देने में असमर्थ होता है, यानी कि खाता नाम शेष दर्शाता है, यानी कि खाते में डेबिट साइड में ज़्यादा पैसे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दिवालिया कहलाता है, यानी कि बैंकरप्ट है। ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगा? बैंकरप्ट। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये जरूर देखिए एक बार, और सारफेसी एक्ट जो बैंक से संबंधित सारफेसी एक्ट है उसको भी जरूर डिस्कस कीजिए, इसको जरूर एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। और वो राशि जो उससे प्राप्त नहीं हुई है वो एक फर्म के लिए पूंजीगत हानि मानी जाएगी। यानी कि अगर वो साझेदार जो बैंकरप्ट घोषित हो गया है और उसके हिस्से की राशि जो फर्म को प्राप्त नहीं हो रही है वो कैपिटल लॉस माना जाएगा, पूंजीगत हानि मानी जाएगी। और किसी समझौते के अभाव में, और अगर इसमें किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड में ऐसी कंडीशन में कोई समझौता अगर पहले से नहीं किया गया है, तो इस पूंजीगत हानि को शेष साझेदारों द्वारा, जो कि इससे संबंधित एक केस है, यहाँ केस की एक टिप्पणी दी गई है, गारनार बनाम मरे का एक केस है, इस वर्सेस मरे, तो इनके सिद्धांत के अनुसार इसको सहन किया जाएगा। यानी कि अगर जैसे कि हमने आपको बताया था शुरुआती लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 20 में, कि पार्टनरशिप डीड जो होती है, नहीं शुरुआती लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 20 नहीं था वो, शायद शुरुआती लेक्चर्स था। तो पार्टनरशिप डीड जैसे कि आपको पता होगा, पार्टनरशिप डीड का क्या मकसद होता है कि 2 साझेदार या 2 से अधिक साझेदार हैं, उनके मध्य जो भी कंडीशन प्रॉफिट एंड लॉस की हो रही हैं वो आपस में वहाँ मेंशन कर लें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मेंशन हो। अगर मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर से बांटा जाएगा, 1:1 के रेशो में बांटा जाएगा। और अगर मेंशन है, उन्होंने मान लीजिए बांट रखा है 3:4 में या 4:3 में या 5:2 में, कैसे भी कंडीशन में अगर उन्होंने बांट रखा है तो ये कंडीशन मेंशन होना अनिवार्य है। इसी तरह अगर फर्म का कोई भी एक साझेदार बैंकरप्ट हो जाता है और ऐसी कंडीशन का उल्लेख अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं किया गया है कि अगर कोई एक साझेदार बैंकरप्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में अन्य साझेदारों के मध्य लाभ या हानि का बंटवारा किस तरह किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन अगर नहीं लिखी हुई है तो बाकी बचे हुए साझेदारों के बीच उस हानि का बंटवारा बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो शेष साझेदारों द्वारा सहन किया जाएगा। जो कि यह दर्शाता है कि फर्म के विघटन की तिथि पर यह पूंजीगत हानि शोध्य साझेदारों द्वारा उनके पूंजी के आनुपातिक सहन करनी होगी। हालांकि दिवालिया साझेदार के संबंध में साझेदारी फर्म के विघटन पर लेखा व्यवहार इस स्थिति में नहीं किया जाएगा। अब लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लास्ट टॉपिक हमारा आज का। जब फर्म का विघटन होता है तो फर्म की पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं, यानी कि जब फर्म डिसोल्यूशन होगा, फर्म बंद हो रही है तो उसके सारे अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे, बैलेंस शीट बंद कर दी जाएगी, और परिसंपत्तियों की वसूली यानी कि एसेट्स को बेचा जाएगा, उससे वसूली की जाएगी, और दायित्वों के भुगतान किए जाएंगे यानी कि लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा। अब इसके पश्चात होने वाली हानि या लाभ की गणना की जाएगी, यानी कि कितना, अगर एसेट्स ज्यादा हैं लायबिलिटीज से तो लाभ होगा, और एसेट्स कम है लायबिलिटीज से तो इसका मतलब उसे हानि हो रही है, गणना की जाती है इसके, जिसके लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है।
इस खाते के माध्यम द्वारा परिसंपत्तियों से वसूली तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात निवल प्रभाव यानी कि लाभ या हानि का निर्धारण करके साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि अगर लाभ हो रहा है कंपनी को, एसेट्स बेचने के बाद लायबिलिटीज अदा करने के बाद, एसेट्स बेचकर जो लायबिलिटीज अदा करने के बाद जो पैसा बच रहा है यानी कि सरप्लस जो बच रहा है, वो सारे साझेदार, जितने भी फर्म के साझेदार थे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनमें आपस में बांट दिया जाएगा। तो अगर वो लाभ हो रहा है तो आपस में बांट दिया जाएगा। इस कारणवश सभी परिसंपत्तियां यानी कि हस्तस्थ रोकड़ यानी कि बैंक कैश, बैंक शेष, बैंक बैलेंस तथा काल्पनिक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त यदि कोई है तथा सभी बाह्य दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटीज तथा काल्पनिक इस एक्सटर्नल लायबिलिटीज को इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यह खाता परिसंपत्तियों की बिक्री, दायित्वों का भुगतान, लायबिलिटीज का पेमेंट तथा वसूली व्ययों का अभिलेखन करता है, रिकॉर्ड करता है। इस खाते के शेष को वसूली पर लाभ या हानि कहा जाता है। यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया, एसेट्स अगर लायबिलिटीज से ज्यादा हैं तो लाभ होगा और एसेट्स लायबिलिटीज से कम हैं तो हानि होगी, जो कि साझेदारों के पूंजी खाते में इनकी लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि अगर लाभ हो रहा है, सरप्लस आ रहा है एसेट्स को बेचकर और लायबिलिटीज अदा करने के बाद जो सरप्लस बच रहा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सारे साझेदारों में आपस में बांट दिया जाएगा। और इसी तरह अगर एसेट्स बेचकर लायबिलिटीज जो अदा की जा रही हैं उसमें से जो हानि हो रही है, अगर पूरे लायबिलिटीज अदा नहीं हो पा रही हैं, जो बची हुई रकम अदा करनी है उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में सारे साझेदारों में बांटा जाएगा और उनके द्वारा जो लायबिलिटीज है उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये आज का लेक्चर था। आज का हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 6 करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब हमारे जो 11 चैप्टर हैं 12th क्लास के, उनको सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।